डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है इकोनॉमिक थ्योरी, उसका सेकंड यूनिट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। उसमें स्टार्ट में आता है उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन। फलन शब्द सामान्यतया मैथ्स में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फलन के अंतर्गत हम किसी एक चर की एक से अधिक चरों पर निर्भरता को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे एक सरल उदाहरण ले सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। क्षेत्रफल है वो त्रिज्या का फलन है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी किसी एक आर्थिक चर की अन्य आर्थिक चरों पर निर्भरता दर्शाने के लिए फलन का प्रयोग किया जाता है। तो उपभोग फलन का अभिप्राय यही है कि किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग है वो किन किन आर्थिक चरों पर निर्भर करता है, इसको दर्शाने के लिए उपभोग फलन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सामान्यतया एफ संकेत काम में लेते हैं। जैसे इसमें उपभोग फलन दर्शाया गया है c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y p s r w एंड t। c का अभिप्राय कंजप्शन से है, f का अभिप्राय फंक्शन, y का अर्थ है राष्ट्रीय आय इनकम, p का अर्थ है कीमत स्तर, s का अर्थ है जीवन स्तर, r का अर्थ है ब्याज की दर, w का अर्थ है संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और d का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। अब इतने सारे चरों को एक साथ लेने की बजाय हम किसी एक चर पर निर्भरता का अध्ययन करते हैं और वो है मोस्टली आय। कीन्स का जो उपभोग फलन है वो इसी पर आधारित है। कीन्स ने राष्ट्रीय आय को ही उपभोग का प्रमुख निर्धारित तत्व माना है। उपभोग तथा आय के बीच का जो संबंध है उसी को उपभोग फलन के द्वारा परिभाषित किया है। c इज फंक्शन ऑफ y, अर्थात उपभोग आय का फलन है। उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। c आश्रित चर है और y है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चर है। कीन्स ने जो सूत्र उपभोग फलन का दिया है वो इस प्रकार है, c इक्वल टू a प्लस बी वाई। c उपभोग है, a वह स्थिर राशि है या न्यूनतम उपभोग है या इसे स्वायत्त उपभोग भी कहते हैं जो आय से स्वतंत्र है। b उपभोग फलन के ढाल को प्रदर्शित करता है जिसे अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, यह MPC कहलाती है, और y आय है। तो इस प्रकार इसका उपभोग फलन हो गया c बराबर a प्लस बी वाई। अब इसका जब आरेख बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक 45 डिग्री की रेखा खींच रहे हैं OZ। ये 45 डिग्री की रेखा ये बताती है कि इसकी दोनों अक्षों से दूरी बराबर होती है, अर्थात इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आय और उपभोग का मान बराबर है। अब c बराबर a प्लस बी वाई वाली जब रेखा का आरेखण किया जाता है तो y की वैल्यू यदि 0 रख दी जाए तो c बराबर a हो जाता है। तो यह रेखा y अक्ष के बिंदु C से प्रारंभ होती है जो मूल बिंदु से a दूरी के बराबर है और फिर धनात्मक ढाल लिए हुए आगे बढ़ती है। तो a जो है ये स्वायत्त उपभोग है, न्यूनतम उपभोग है, ये आय से स्वतंत्र है। अर्थात यदि आय का स्तर शून्य हो तब भी व्यक्ति को एक न्यूनतम उपभोग करना पड़ता है। वह न्यूनतम उपभोग पिछली बचत के द्वारा किया जा सकता है या उधार लेकर भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये जो रेखा है c बराबर a प्लस बी वाई, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है उस बिंदु पर आय और उपभोग बराबर होता है। इससे जो पूर्व है वो उपभोग अधिक है और आय कम है, और इस बिंदु के पश्चात जो है वो आय अधिक हो जाती है और उपभोग उससे कम होता है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता जाता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। इसे ही कीन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। अब यदि हम जैसा कि जानते हैं कि उपभोग पर आय के अलावा अन्य राशियों का भी प्रभाव पड़ता है, तो यदि किसी अन्य परिवर्तन के कारण उपभोग बढ़ जाता है तो उपभोग रेखा दाईं ओर विस्थापित हो जाती है, जैसा कि आरेख में C डैश दर्शाया गया है। इसके विपरीत यदि उपभोग कम हो जाता है तो उपभोग फलन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसे इस रेखा चित्र में C डैश के द्वारा दर्शाया गया है।
अब उपभोग फलन में एक बात अन्य जिसका अध्ययन किया जाता है वो महत्वपूर्ण यही है कि डेल्टा सी अर्थात उपभोग में जो परिवर्तन है वो आय में होने वाले परिवर्तन से सदैव कम होता है। इसलिए डेल्टा सी को जब डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो राशि 1 से कम आएगी, चूँकि यह डेल्टा सी कम है और डेल्टा वाई अधिक है। ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी कहलाती है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उपभोक्ता की आय में 1 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो वो उसका कितना भाग खर्च करता है उपभोग पर, ये सामान्यतया 0 और 1 के बीच में रहती है। दूसरी जो बात है वो है डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, अर्थात आय में जो होने वाली जो वृद्धि है वो 2 भागों में बंट जाती है। पहला है उपभोग में परिवर्तन, दूसरा है बचत। यानी आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होती है। अब बात आती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। आय स्तर मेनली, दूसरा वस्तुपरक तत्व है और तीसरा है व्यक्तिपरक तत्व है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और सब्जेक्टिव एलिमेंट। मुख्य रूप से बात आती है उपभोग के स्तर को प्रभावित करता है आय, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। दूसरी बात आती है वस्तुपूरक तत्व है। वस्तुपूरक तत्व का अर्थ है ये अर्थव्यवस्था के लिए बाह्य एक्सोजीनियस एलिमेंट होते हैं, अर्थव्यवस्था के बाहर से निर्धारित होते हैं और इनका भी उपभोग पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कीन्स ने कुछ वस्तुपरक तत्वों का विवरण दिया है। पहला बताया है आकस्मिक लाभ या हानि। जब कभी आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है तो कंपनियों के शेयर जैसे अचानक बढ़ जाते हैं, अंशधारियों को लाभ होता है, इससे वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा उपभोग कर पाता है। इसके विपरीत यदि हानि होती है तो उपभोग घट भी सकता है। दूसरा बिंदु है ब्याज की दर। यदि बैंकों द्वारा ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है तो नेचुरली लोग ज़्यादा बचत करेंगे, इससे उपभोग का स्तर कम होगा। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, यदि कर की दर सरकार द्वारा बढ़ा दी जाती है तो जनता के पास उपभोग के लिए कम राशि रह जाती है, जिससे उपभोग जो है कम होगा, प्रभावित होगा। लेकिन अनिवार्य आवश्यकता पर यदि कर बढ़ाया जाता है तो उपभोग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं भी हो। मजदूरी की दरों में परिवर्तन। मजदूरी की दरों में वृद्धि होने से उपभोग फलन ऊंचा हो जाता है, क्योंकि जब पहले की अपेक्षा अधिक मजदूरी मिलती है उपभोग बढ़ता है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि यदि कीमतों में परिवर्तन मजदूरी की दर से ज़्यादा हो जाता है तो उपभोग पर उसका ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशाओं में परिवर्तन। यदि भविष्य में इस बात की संभावना हो कि कीमतें गिरेंगी तो उपभोग बढ़ सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिपरक तत्व। व्यक्तिपरक तत्व प्राय समाज के संपूर्ण ढांचे को प्रभावित करता है, क्योंकि उसका संबंध वातावरण से होता है। किंतु कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो सर्वथा व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित होते हैं। इन तत्वों में लोगों के प्रयोजन या उद्देश्य जो लोग अपनी आय में से कुछ भाग बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे होते हैं। ये कारण वो होते हैं अल्पकाल में स्थिर प्रवृत्ति होती है, संभावित परिवर्तन दीर्घकाल में होते हैं। इनमें आता है संपत्ति को एकत्र करने की इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा, अपने उत्तराधिकारी को अधिक उत्तराधिकार में छोड़ने की इच्छा, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि कुछ कारण ऐसे हैं। ये लोगों को व्यक्तिगत रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अर्थात इससे उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो उपभोग को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जैसे आजकल जो एनिमल स्पिरिट है या देखा देखी की चाल है, कुछ समाज में व्यक्ति जो है देख करके एक दूसरे को व्यय करता है, इससे भी उपभोग को जो है बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।